हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 268 यानी 268। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दें, प्रश्न है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? भक्त कवि शब्दों पर ध्यान दें दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे तुलसीदास जी, ठीक है। ध्यान रखेंगे अद्वैतवाद, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, तुलसी के काव्य का अनुशीलन करने वाले अध्येताओं ने तुलसी को विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों से जोड़ा है। यथा जैसे हम बात करें पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी, श्री विजयानंद त्रिपाठी जी, श्री नरेंद्र नाथ बसु जी, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी और डॉक्टर बर्थवल जी। इन्होंने तुलसी को शंकर के अद्वैतवाद, किसके? शंकर के अद्वैतवाद के निकट, शंकर यानी शंकराचार्य, ठीक है। तो शंकर के अद्वैतवाद के निकट माना है। फिर पंडित जयराम दास तथा श्रीकांत शरण जी ने विशिष्टाद्वैतवाद के अनुकूल माना है। फिर पंडित केशव प्रसाद मिश्र जी ने द्वैत सिद्धांत के अनुरूप माना है और पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने डॉक्टर राजपति, ध्यान से सुने, पंडित बलदेव मिश्र जी और डॉक्टर राजपति दीक्षित जी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज, इन्होंने समन्वयवादी कहा है। किसे? तुलसी के काव्य को, ठीक है। ध्यान रखें, अधिकतर विद्वानों के मतानुसार तुलसीदास को अद्वैतवाद का समर्थक माना जाता है। यानी कि तुलसीदास को अधिकांश किसका समर्थक माना गया है? तो अद्वैतवाद का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, चाहे तो एक बार आप फिर से सुन लें व्याख्या, ध्यान देंगे। दोस्तों, यह बात हो रही है तुलसीदास जी की। भक्तिकालीन सगुण धारा के काव्य धारा के कवि हैं। भक्त कवि कौन? तुलसीदास। ध्यान दें, तुलसी के काव्य का अनुशीलन करने वाले अध्येताओं ने तुलसी को विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों से जोड़ा है। जैसे पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी, श्री विजयानंद त्रिपाठी जी, श्री नरेंद्र नाथ बसु जी, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, डॉक्टर बर्थवल आदि ने तुलसी को शंकराचार्य के अद्वैतवाद के निकट माना है, ठीक है। अब बात करते हैं पंडित जयराम दास जी की और श्रीकांत शरण जी की। इन्होंने तुलसीदास जी को विशिष्टाद्वैतवाद के अनुकूल माना है, ठीक है। फिर बात करते हैं पंडित केशव प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने द्वैत सिद्धांत के अनुरूप तुलसीदास जी को माना है। फिर है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी, फिर है डॉक्टर राजपति दीक्षित जी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज जी, इन्होंने समन्वयवादी कहा है। किसे? तुलसीदास को, ठीक है। अधिकतर विद्वानों के मत के अनुसार तुलसीदास को अद्वैतवाद के अधिक निकट समझा जाता है, यानी उनका समर्थक माना जाता है। किसका? अद्वैतवाद का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों, अद्वैत वेदांत में तत्व केवल एक है, यानी ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत में तत्व केवल एक है, यानी ब्रह्म है। ये लाइन याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बन सकता है, ठीक है। तो अद्वैतवाद में तत्व क्या है? केवल ब्रह्म है, यानी एक है, ठीक है। तुलसी के
मत में, अब यहाँ पर देखो लाइन की स्टार्टिंग में है अद्वैत वेदांत, ठीक है, ये बात भी सेम है किसकी तरह, अद्वैतवाद की। तो दोनों में से कोई भी शब्द हो सकता है, प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखते हैं आगे व्याख्या। ध्यान दें, तुलसी के मत में अंशीराम, कौन, अंशीराम ही मूलभूत तत्व है, ठीक है। जीव जगत उसी से आविर्भूत है, ठीक, यानी तुलसी के मत में अंशी राम ही मूलभूत तत्व है, जीव जगत उसी से आविर्भूत है। जड़ चेतन, ध्यान से सुने, जड़ चेतन गुण दोष में है और विश्व कीने करतार, विश्व कीने करतार, ठीक है। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीने करतार, ये क्या है, जीव जगत इसी से आविर्भूत है, ठीक है। ये लाइन ऐसे जुड़ेगी, ठीक। तो ध्यान दें, एक बार फिर से सुन ले क्या कह रहे हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अद्वैत वेदांत में तत्व केवल एक है, यानी ब्रह्म। तुलसी के मत में अंशीराम ही मूलभूत तत्व है, जीव जगत उसी से आविर्भूत है। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीने करतार, ठीक है। तुलसी ने, अगला बिंदु देखें, तुलसी ने राम को साक्षात ब्रह्म रूप में माना है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि तुलसीदास ने राम को किस रूप में माना है, तो आप बताएंगे साक्षात ब्रह्म रूप में, ठीक है, क्योंकि तुलसी राम के भक्त थे ना, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखें। आगे देखें, वे कहते हैं, कौन, तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी की, किसके संबंध में, राम के संबंध में, जिसमें इन्होंने राम को साक्षात ब्रह्म का रूप माना है, ठीक है। देखते हैं अगला बिंदु, गौर करेंगे दोस्तों। अगला बिंदु है विशिष्टाद्वैतवाद, किसकी बात हो रही है, विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें तीन तत्व माने गए हैं, तीन तत्वों में से कौन कौन से हैं, ध्यान दें, चित्त, अचित्त और ईश्वर, चित्त, अचित्त और ईश्वर, ये तीन तत्व हैं विशिष्टाद्वैतवाद के, ठीक है। रामानंद ने भी, ध्यान से सुने, रामानंद ने भी प्रकृति, जीव और राम, प्रकृति, जीव और राम के रूप में तीन तत्व स्वीकार किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद में तीन तत्व माने गए हैं, चित्त, अचित्त और ईश्वर। और रामानंद ने प्रकृति, जीव और राम के रूप में तीन तत्व स्वीकार किए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, रामानुज आचार्य, ठीक है, उन्हीं की परंपरा में है रामानंद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, अद्वैतवाद के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार ध्यान दें, क्या है, ऑप्शन ए, जीव क्या है, जीव और ब्रह्म एक हैं, ठीक है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक माने गए हैं, ठीक है, बात याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ध्यान से समझते जाएं। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 यहाँ पर संप्रदाय है, ठीक है, और सूची 2 में प्रवर्तक हैं, ठीक है, या जिनसे इनका संबंध है वे आचार्य हैं। तो ध्यान दें, ऑप्शन ए शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद से किसका संबंध है, वल्लभा आचार्य जी का, शुद्धाद्वैतवाद से वल्लभाचार्य का संबंध है। फिर है अद्वैतवाद, अद्वैतवाद से किसका संबंध है, शंकराचार्य का, शंकराचार्य। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद से किसका संबंध है, तो ध्यान रहे रामानुज आचार्य का, ठीक है, रामानुज आचार्य। फिर है द्वैतवाद, द्वैतवाद से किसका संबंध है, तो ध्यान रखें मध्वाचार्य का, ठीक है। तो एक बार फिर से सुने, शुद्धाद्वैतवाद से संबंध है वल्लभाचार्य का, अद्वैतवाद से संबंध है शंकराचार्य का,
विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध है रामानुजाचार्य का और द्वैतवाद से संबंध है मध्वाचार्य का। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। ठीक है, जिसके अनुसार मैंने ये मिलान किया है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न यहां से जरूर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो गौर करें दोस्तों, और उत्तर सी सही है। ठीक है, सी के अनुसार मैंने मिलान किया है। यहाँ भी वही बात की है व्याख्या में। शुद्धाद्वैतवाद से संबंध है वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद से शंकराचार्य का संबंध है, विशिष्टाद्वैतवाद से रामानुजाचार्य का संबंध है और द्वैतवाद से मध्वाचार्य का संबंध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में जरूर होता है इनमें से एक नाम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो ऑप्शन डी मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है द्वैतवाद। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौर करें, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन सी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे, वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 है, फिर सूची 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कूट मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम है, पूरा प्रश्न नहीं है, आधा यहाँ है आधा वहाँ। तो हम क्या करेंगे कि सीधा हम चलेंगे प्रश्न की व्याख्या पर। ठीक है दोस्तों, तो समय बर्बाद ना करें, तो चलते हैं सीधा अपनी प्रश्न की व्याख्या पर। तो ध्यान दें दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, और उत्तर डी, इस प्रश्न का उत्तर डी सही है। पहली बात तो ये समझ लें, जिसके अनुसार सही सुमेलन इस प्रकार है। ध्यान दें, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध है किसका? रामानुज आचार्य का। द्वैतवाद से किसका संबंध है? मध्वाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद से किसका संबंध है? विष्णु स्वामी का। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इससे पहले हमने शुद्धाद्वैतवाद में किसका नाम पढ़ा था? हमने पढ़ा था वल्लभाचार्य जी का। यहाँ पर नाम क्या है? विष्णु स्वामी। तो अगर इस तरह के नाम आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है। एक ही संप्रदाय के कई कई आचार्य हुए हैं, तो उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्टडी करनी है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं आपको नाम मिल सकता है वल्लभाचार्य, कहीं नाम मिल सकता है विष्णु स्वामी। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य हैं विष्णु स्वामी। अब बात करें द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद इसके आचार्य कौन है? प्रवर्तक आचार्य, तो निम्बार्क आचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज आचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, फिर है द्वैतवाद निम्बार्क आचार्य, और एक और अगर हम ध्यान रखें तो अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, तो नाम ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना होती है। किसकी? विष्णु जी की। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, रामानुज के श्री संप्रदाय में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। किसकी? भगवान विष्णु की उपासना की जाती है रामानुज के श्री संप्रदाय में। ठीक है, श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। ठीक है, श्री संप्रदाय से पहली बात संबंध किसका है? वैष्णव धर्म से। ठीक है, और वैष्णव धर्म के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय को रामानुज मत के नाम से भी जाना जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट बात है, श्री संप्रदाय को रामानुज मत के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो ऑप्शन सी
विष्णु की। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? फिर से सुने, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने की। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री नाम याद रखें। ये हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक प्रबल समर्थक थे, यानी खड़ी बोली के शुरुआती दौर में प्रबल समर्थक रहे हैं। कौन? अयोध्या प्रसाद खत्री जी। ठीक है, 1887 से 1889 ईस्वी, 1887 ईस्वी से 1889 ईस्वी। ठीक है, इसमें इन्होंने खड़ी बोली का पद्य नामक संग्रह 2 भागों में प्रस्तुत किया। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने 1887 से 1889 ईस्वी में खड़ी बोली का पद्य नामक, पूरा नाम है ये, खड़ी बोली का पद्य नामक संग्रह 2 भागों में प्रस्तुत किया। सरस्वती पत्रिका, ध्यान दें, सरस्वती पत्रिका के मार्च 1905 में प्रकाशित अयोध्या प्रसाद खत्री शीर्षक जीवनी के लेखक पुरुषोत्तम प्रसाद ने लिखा था कि खड़ी बोली का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतना द्रव्य खर्च किया कि राजा महाराजा भी कम करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी बात कही है। सरस्वती पत्रिका के मार्च 1905 में प्रकाशित अयोध्या प्रसाद खत्री नाम से जीवनी के लेखक, ठीक है, ये एक जीवनी थी, किस शीर्षक से? अयोध्या प्रसाद खत्री जी। ठीक है, जिसके लेखक थे पुरुषोत्तम प्रसाद जी। इन्होंने इसमें लिखा था कि खड़ी बोली के प्रचार करने के लिए उन्होंने इतना द्रव्य खर्च किया कि राजा महाराजा भी कम करते हैं। 1888 की बात करें तो इसमें उन्होंने खड़ी बोली का आंदोलन, क्या? खड़ी बोली का आंदोलन, पूरा नाम है ये, इस नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित कराई। 1888 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली का आंदोलन नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित कराई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ध्यान रहे, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई है? ठीक है, ये कह रहे हैं भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई है? तो ऑप्शन सी, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में, भारत के बंगाल में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, पारसी व्यवसायियों ने, ध्यान देना जरा, पारसी व्यवसायियों ने सर्वप्रथम नए रंगमंच का आयोजन किया था। किसने? पारसी व्यवसायियों ने सबसे पहले नए रंगमंच का आयोजन किया। भाषा मिश्रित थी, इनकी भाषा कैसी थी? मिश्रित थी। ठीक है, इंद्र सभा, चित्रा बकावली, चंद्रावली और हरिश्चंद्र आदि अभिनय होते थे। ठीक है, इंद्र सभा, चित्रा बकावली, चंद्रावली और हरिश्चंद्र आदि अभिनय होते थे। अनुकरण था रंगमंच में शेक्सपियरियन स्टेज का। ठीक है, और अनुकरण किसका था रंगमंच में? तो शेक्सपियरियन स्टेज का, क्योंकि वहां भी विक्टोरियन युग की ही प्रेरणा से, ठीक है, विक्टोरियन युग की प्रेरणा ने रंगमंच में विशेष परिवर्तन लिया। ठीक है, भारतीय
रंगमंच पर पिछली धारा का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पर हुआ। किस पर? बंगाल पर हुआ। किंतु इन दोनों प्रभावों के बीच में दक्षिण में भारतीय रंगमंच निजी रूप में अपना अस्तित्व रख सका। ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों प्रभावों के बीच में दक्षिण में, दक्षिण कहाँ? दक्षिण ये अपना साउथ की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि ये तटीय क्षेत्र। ठीक, तो दक्षिण में भारतीय रंगमंच निजी स्वरूप में अपना अस्तित्व रख सका। ठीक दोस्तों, तो एक बार फिर से सुन लें, गौर करेंगे, इंपॉर्टेंट लग रही है व्याख्या, इस वजह से मैं डिस्कस कर रही हूं दोबारा। ध्यान दें, पारसी व्यवसायियों ने सबसे पहले नए रंगमंच का आयोजन किया। भाषा इनकी मिश्रित थी। इंद्र सभा, चित्रा बकावली, चंद्रावली और हरिश्चंद्र आदि इनके अभिनय होते थे। अनुकरण था रंगमंच में शेक्सपियरियन स्टेज का। ठीक है, तो रंगमंच में शेक्सपियरियन स्टेज का अनुकरण था, क्योंकि वहाँ भी विक्टोरियन युग की प्रेरणा ने, विक्टोरियन युग रानी विक्टोरिया के युग की बात हो रही है। ठीक है, तो विक्टोरियन युग की प्रेरणा ने रंगमंच में विशेष परिवर्तन कर दिया। भारतीय रंगमंच पर पिछली धारा का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पर हुआ। ठीक है, पिछली धारा का यानी विक्टोरियन युग, ठीक है, इसका प्रभाव सबसे पहले कहां पर हुआ? बंगाल पर। किंतु इन दोनों प्रभावों के बीच में दक्षिण में भारतीय रंगमंच निजी स्वरूप में अपना अस्तित्व रख सका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दक्षिण में क्या हुआ था? निजी रूप से यह अस्तित्व में आया भारतीय रंगमंच। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अगर प्रभावी रूप की बात की जाएगी तो बंगाल पे सबसे पहले इसका असर पड़ा था। ठीक है, विक्टोरियन युग का। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, रंगपीठ। रंगपीठ, तो नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ। ऑप्शन ए, ठीक है, सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दे दोस्तों, रंगमंच में दो भाग होते हैं। कितने? दो भाग होते हैं। पिछले भाग को रंगशीर्ष क्या कहते हैं? रंगशीर्ष कहते हैं, जबकि सबसे आगे वाले भाग को रंगपीठ कहा जाता है। ठीक है, तो रंगमंच के दो भाग होते हैं, एक होता है रंगशीर्ष, एक होता है रंगपीठ। रंगशीर्ष इसका यानी रंगमंच का पिछला भाग है और रंगपीठ क्या है? रंगमंच का सबसे आगे वाला भाग है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जवनिका रहती है। कौन रहती है? जवनिका रहती है। अभिनय का मुख्य स्थल रंगपीठ ही होता है। अभिनय का मुख्य स्थल रंगपीठ ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, प्रश्न के अनुसार नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ और अभिनय का मुख्य स्थल रंगपीठ ही होता है। ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करें, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य यानी रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है उसे हम नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर। देखें व्याख्या, ध्यान दें, नेपथ्य रंगमंच का वह भाग होता है जो दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है। ठीक है, दर्शकों की दृष्टि से ओझल रहता है, अर्थात पर्दे के पीछे का वह स्थान होता है। ठीक है, जहां पर दर्शकों की दृष्टि नहीं जाती, जहां अभिनेता रंगमंच पर, ध्यान दें, जहां अभिनेता रंगमंच पर आने से पूर्व उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि पर्दे के पीछे का भाग क्या कहलाता है? नेपथ्य। और ये क्या है? ये वह भाग है जहां पर रंगमंच का वह भाग है जहां पर अभिनेता क्या करते हैं?
रंगमंच पर आने से पहले अपनी वेशभूषा धारण करते हैं। इसका अच्छा उदाहरण देती हूँ दोस्तों, अगर आपने बचपन में कभी रामलीला देखी हो तो आपको याद होगा कि रामलीला में क्या होता था कि रंगमंच पर आने से पहले पात्र क्या करते थे, स्टेज के पीछे जाकर, या स्टेज नहीं सॉरी पर्दे के पीछे जाकर क्या करते थे, जल्दी से अपनी वेशभूषा बदलते थे। ठीक है, तो जो पहले राम होता था वो बाद में रावण बन जाता था। ठीक है, और रावण होता था कभी हनुमान बन जाता था। तो पहले क्या था कि इस तरह, पहले क्या आज भी होती है, कहीं कहीं रामलीला आज भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से चलती हैं चीजें। ठीक है, तो जब भी रंगमंच की बात आएगी तो अपने दिमाग में सीधे अपना एक बिंब बनाना, किसका, रामलीला का। ठीक है, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने देखी हो रामलीला तो। ठीक है, अदरवाइज टीवी तो आप देखते ही हैं, नहीं तो कभी नाटक देखने जाइए। ठीक है, रियल में जो नाटक होते हैं दिल्ली में भी है। ठीक, तो तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। प्रश्न है, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन ए सात्विक, सात्विक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, बाकी कौशिकी कैशिकी है, कैशिकी, आरभटी और भारती, कैशिकी, आरभटी और भारती, ये तीनों की तीनों नाट्य वृत्तियां हैं, जबकि सात्विक नाट्य वृत्ति नहीं है। प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रश्न में नहीं है पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत, नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत सात्विक नहीं आता है, सात्विक वृत्ति नहीं आती है। नाट्य के संदर्भ में, अगर हम नाट्य की बात करें तो इसके संदर्भ में वृत्तियों का विशेष महत्व होता है। इन्हें नाट्य की माताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाट्य वृत्तियों को, नाट्य की माताएं। ठीक है, वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की नाट्य वृत्तियां होती हैं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, गौर करना जरा। भारती, कैशिकी, सातवती और आरभटी, भारती, कैशिकी, सातवती और आरभटी। ठीक है, ये नाट्य वृत्तियां नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये सभी चारों की चारों क्या है, नाट्य वृत्तियां हैं। ठीक है, तो आप अगर इस वाले नाम को ध्यान दें, सातवती, सातवती क्या है, ये भी नाट्य वृत्ति है, लेकिन प्रश्न में क्या ऑप्शन में था, सात्विक, सात्विक, जो कि गलत है। ठीक है, तो सही क्या है, सातवती। ठीक है, सातवती सही नाट्य वृत्ति है, जबकि सात्विक गलत है। ठीक है, तो ये अंतर समझे, ऐसे फंसाएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, आपको नाम लगेगा कि बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन माइनर सा अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, 4 प्रकार की नाट्य वृत्तियां होती हैं या नाट्य माताएं होती हैं। कौन कौन सी, भारती, कैशिकी, सातवती और आरभटी। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो ध्यान देना दोस्तों, भारती, भारती नाट्य वृत्ति को ऋग्वेद से उत्पन्न माना जाता है। किससे, ऋग्वेद से उत्पन्न मानी जाती है भारती नाट्य वृत्ति। फिर बात करते हैं सातवती, सातवती नाट्य वृत्ति, इसे यजुर्वेद से उत्पन्न माना जाता है। किससे, यजुर्वेद से उत्पन्न माना जाता है सातवती नाट्य वृत्ति को। ठीक है दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कैशिकी वृत्ति की। कैशिकी को सामवेद से उत्पन्न माना जाता है। किससे, सामवेद से उत्पन्न मानी जाती है कैशिकी वृत्ति। फिर है आरभटी वृत्ति, आरभटी वृत्ति को अथर्ववेद से उत्पन्न माना जाता है। किससे, अथर्ववेद से उत्पन्न माना जाता है। इस तरह से हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में से हमारी नाट्य वृत्तियों की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चारों की चारों नाट्य वृत्ति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भारती, सातवती,
कैशिकी और आरभटी, चारों की चारों नाट्य वृत्तियों के आपको वेद पता होनी चाहिए कि किससे उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले भारती की किससे हुई थी? ऋग्वेद से। ठीक है, फिर बात आई सातवती की। सातवती की उत्पत्ति मानी गई किससे? यजुर्वेद से। फिर आई कैशिकी, कैशिकी वृत्ति की उत्पत्ति मानी गई सामवेद से। आरभटी, आरभटी वृत्ति की उत्पत्ति मानी गई अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। अब बात करते हैं भारतीय वृत्ति की। भारतीय वृत्ति कैसी होती है? वाचिक होती है, वाचिक। ठीक है, वाचिक। भारतीय वृत्ति वाचिक होती है। इसमें अभिनय का सारा कौशल, इसमें अभिनय का सारा कौशल वचन भंगिमा पर ही निर्भर होता है। ठीक है, वचन यानी कि बोलकर। ठीक है, तो ये कैसी वाचिक होती है? भारतीय वृत्ति। ठीक है, इसीलिए इसे शब्द वृत्ति कहते हैं। तो भारतीय वृत्ति को शब्द वृत्ति भी कहते हैं क्योंकि भारतीय वृत्ति वाचिक होती है, क्योंकि भारतीय वृत्ति वाचिक होती है। इसमें अभिनय का सारा कौशल वचन भंगिमा पर ही निर्भर होता है। अब बात करते हैं कैशिकी वृत्ति। कैशिकी वृत्ति में गीत, नृत्य, विलास, गीत, नृत्य, विलास चेष्टाओं की योजना होती है। किसकी? गीत, नृत्य, विलास आदि चेष्टाओं की योजना होती है कैशिकी वृत्ति में। इसमें स्त्रियों के कार्य व्यापार भी, इसमें स्त्रियों के कार्य व्यापार भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब बात करते हैं सात्वती वृत्ति की। सात्वती वृत्ति, इसमें नायक के सत्व, शौर्य, त्याग, नायक के सत्व, शौर्य, त्याग आदि व्यापारों की योजना होती है। सात्वती वृत्ति में नायक के सत्व, शौर्य, त्याग आदि व्यापारों की योजना होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, ध्यान दें, आरभटी वृत्ति में युद्ध, माया, इंद्रजाल, क्रोध, युद्ध, माया, इंद्रजाल, क्रोध आदि व्यापारों की योजना होती है। ठीक है, आरभटी वृत्ति में युद्ध, माया, इंद्रजाल, क्रोध आदि व्यापारों की योजना होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चारों की चारों नाट्य वृत्तियां आपको पता हो और इनकी उत्पत्ति पता हो और इनका संबंध किससे है ये भी आपको पता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है। मेरी सलाह से आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।